हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। And we have Sandhya Sharma with us, the founder of सुनो कहानी मेरी जुबान। इनके साथ हम एक स्टोरी टेलिंग सेशन करेंगे, साथ साथ हमारे सेशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रेस कराची में भी हो रहे हैं, नेशनल स्ट्रीम मीडिया वाले साइड में भी हो रहे हैं और एक केयर वाले साइड पर आप जो लोग उन्होंने ऑनलाइन सीखा उनका बहुत शुक्रिया फॉर कीपिंग अप विद अस। और अभी तक we are on time and we are having great sessions over here. The next we have Sandhya Sharma, our all-time favorite, and we have a wonderful storytelling session with them. And on Zoom, we have Bindu Sen with us, जिनको हम बीजान बोलते हैं प्यार से। तो बीजान होगी और साथियों होगी, इन दोनों के नाम से मिलकर एक बहुत ही मजेदार storytelling session हम लोग forward करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रोमा रिजवी और मैं हूँ सुनो कहानी मेरी ज़बानी की टीम मेंबर। हमारा जो ग्रुप है सुनो कहानी मेरी ज़बानी, शायद काफी लोग उसको जानते हो और नहीं जानते, उनको मैं बताती हूँ कि 2 साल से बच्चों के लिए कहानियाँ सुना रहा है स्कूलों में और बहुत सारे इदारों में, ऑनलाइन, यूट्यूब पे, फेसबुक पर। आप हमारी बहुत सारी सरगर्मियाँ इस ग्रुप को फिर तलाश करेंगे तो देख सकते हैं। इसमें मैं करती हूँ आज का लफ्ज़, इसमें बच्चों को वोकैबुलरी सिखाते हैं और बहुत सारे मुकाबले भी लिखने के हवाले से हमारे ग्रुप में किए जाते हैं। और हमारा हर संडे को एक ऑनलाइन बच्चों का ओपन माइक भी होता है। जो बच्चे चाहते हैं अपनी लिखी हुई कोई बात, कोई कहानी पढ़कर सुनाए, उस ओपन माइक पे फेसबुक पर सुनो कहानी मेरी ज़बानी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की जो कहानी पहली है, सादिया सरमद आपको सुनाएंगी और वो हमने ली है तारीख की एक बड़ी मशहूर खातून से। वैसे तो आपको पता होगा हर मुल्क का एक बादशाह होता है, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ऐसी खातून की कहानी है जिन्होंने अपने मुल्क की बादशाहत यानी सल्तनत को संभाला, रियासत को संभाला, और उनका नाम था रज़िया सुल्ताना। शायद आप में से लोगों ने सुना हो, क्या नाम था उनका? रज़िया सुल्ताना। जी, अब रज़िया सुल्ताना की कहानी सुनते हैं सादिया खाला से, सादिया सरमद। बहुत सारी तारीफ जी। तो रोमा ने आपको बताया कि कुछ करते हैं और अब जो एक बार आएगा उसमें आपका इंतजार रहेगा ओपन माइक में, ठीक है? कोई नज़म सुनाइएगा, कोई कहानी सुनाइएगा, कोई बोल आता है तो वो दिखाइएगा। क्या ख्याल है? आएंगे? लाइव जबरदस्त। तो आपको रोमा ने बताया कि हम आपको आज सुल्ताना की, अरे सुल्ताना, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? आपको कहानी सुनाती हूँ और फिर मुझे बताइएगा कि हमने गलती कहाँ की। तो जनाब रज़िया जो है वो 8 भाइयों की एक इकलौती बहन थी और इन 8 में से 5 भाई सोते थे। रज़िया अपनी बेमिसाल सरकर्दगी की बिना पर भाइयों से ज्यादा सुल्तान अरफश को अजीज यानी अपने बाबा, और यही वजह थी कि सुल्तान ने रज़िया को बचपन से ही बाकी शहजादों की तरह जंगी हुनर और मामलात की बागडोर संभालने की पेचोखम सिखाई। बाद में यही रज़िया दिल्ली की पहली खातून सुल्तान। सुल्तान क्या होता है, कौन बताए? जी बताइए। बिल्कुल, बादशाह। एक दिन जब रज़िया सुल्तान तख्त पर बैठी थी और दरबार लगा हुआ था तो बेग बादल खान जो कि लाहौर शहर का गवर्नर था, आदाब बजा लाते हुए बोला, सुल्तान सुल्तान, मुझे लगता है कि मैं एक बड़े इलाके पर हुकूमत करने का हक रखता हूँ, पर इसमें किसके जो अब मेरे पास है यानी कि सुल्तान। तो सुल्तान ने पूछा, क्या वाकई? जी सुल्तान, मैं वाकई में लाहौर की बजाय मुल्तान का गवर्नर करना चाहता हूँ।
मुल्तान बड़ा है, खूबसूरत है और नाम भी प्यारा है, नाम भी प्यारा है। और कुछ में मुल्तान के हालिया गवर्नर से ज्यादा सलाहियत मौजूद है। क्या वाकई ऐसा है? और उन तमाम टैक्सों का क्या हुआ जो तुमने अभी तक वसूल नहीं किए? और क्या तुमने लाहौर की खड्डों भरी खौफनाक सड़कें देखी हैं जिनमें एक पूरे का पूरा हाथी गायब हो सकता है? भाई रज़िया ने सवाल किया। अब ये वो उस वक्त की बात है जब रज़िया सुल्तान बन चुकी थी। मैं ये सब ठीक कर दूंगा मलका आलिया। बिन बादल खान ने मिल बस बहुत हुआ, पहले अपनी काबिलियत का सबूत दो, फिर मेरे पास आना, तुम जा सकते हो। बिन बादल खान ने झुककर सलाम किया और चला गया। इसी असना में वजीर बैराम शाह, रज़िया सुल्तान एक शायर आपकी शान में एक हकीर सा तोहफा पेश करना चाहता है। आपकी शायान शान इजाजत हो तो हाजिर किया जाए। इजाजत है। दरअसल जब रज़िया सुल्तान बनी तो तमाम लोग उनके लिए तहफ़ लेकर आए थे। ठीक, तो ये शायर उनके लिए एक तोहफा लेकर आया। अब हम सुनते हैं कि क्या तोहफा लेकर आए हैं। तो जनाब शायर दरबार में हाजिर होता है और चंद अशआर तोहफे के तौर पर पेश करता है। ऐ मिल्का आलिया, आपका वकार बुलंद हो और जिए हजार साल। आपकी शान में एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। और फिर वो रज़िया सुल्तान के इशारे का इंतजार करने लगा। जैसे ही रज़िया सुल्तान ने गर्दन मस्बत अंदाज में हिलाई तो शायर ने अर्ज की, बैल जैसे बाजू, हाथी जैसी टांगें, लोमड़ जैसी नाक और उल्लू जैसी आंखें। सुल्तान शाही गद्दे पर बैठे बैठे आगे को झुकी और शायर को भवे चढ़ाकर देखने लगी। साथ ही सुल्तान ने पहले अपने बाजुओं की तरफ देखा तो कहीं से बैठ नहीं, और फिर हाथी से भी मैल न खाती थी किसी सूरत को टांगे। ओह मेरी बहन की शान में क्या खूबसूरत अशार है। रज़िया का सौतेला भाई वजीर बैराम शाह बोला, अच्छा तो ये अशार ने मेरी तारीफ कर रहा था, ये मेरी ताकत थी। ये सोचकर रज़िया सुल्तान ने अपनी कमर वापस पीछे लगे गांव तकिए पर टिका दी और वो हल्का सा मुस्कुराया। शायर ने गला साफ किया और जैसे बोला हुआ, दांत से जुल्फें ऐसे झांके जैसे घोड़े के मुंह बाहर। आपके क्या कहने, हर हुनर है कमाल, आपका ये रूप ये वकार और मेरा शेर है शकार। कबूल कीजिए मेरा तोहफा, हर लफ्ज़ है आपके जैसा, गेंडे जैसा आपका सीना और लट्ठे जैसे गूंगा। सुल्तान ने दिल चढ़ाई, गूंगा गूंगा क्या होता है? किसी को पता है गूंगा क्या होता है? तो बोल नहीं सकता। गूंगा नहीं, गूंगा। हाँ, बरसात में निकलते हैं ना, तब उनको हल्का सा जब हाथ लगाते हैं तो गोल हो जाते हैं ना, ये मेरे से वो। अच्छा, फिर वो बड़बड़ाई और टोपी के नीचे मौजूद अपनी लट को हाथ लगाकर देखा। किसी के पास नहीं है ऐसा इल्म का खजाना, इज़हार और हुस्न में ये फसाना, नहीं है कोई आपके जैसा। रज़िया सुल्ताना 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 गिरफ्तार तुम से, और हाँ अपना ये मुश्किल तोहफा भी यहाँ से ले जाओ इसको। रज़िया सुल्तान चिल्लाई और उछल कर तख्त से नीचे आ गई। दो दरबारियों ने शायर को दोनों तरफ से पकड़कर हवा में ऊंचा उठा लिया। क्या हुआ आपको? मेरी शायरी पसंद नहीं आई? सुल्ताना सुल्ताना
ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसके कान में सरगोशी की इसको सुल्ताना मत कहो। जब वजीर शायर की तरफ बढ़ा और इसके कान में कहने लगा, कभी भी सुल्ताना मत कहना, इसकी सजा पता है क्या है? 60 कोड़े। नहीं 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 नहीं, मुझको कोड़े मत मारना, क्या ये सुल्ताना नहीं है? जैसे ही दरबारी ने उसके मुंह से हाथ हटाया, फिर बोल पड़ा, रज़िया तक से नीचे उठी और बोली, सुल्ताना नहीं सुल्तान। सुल्ताना सुल्तान की बीवी को कहा जाता है, और दूसरा सुल्ताना मीठे खुश अंगूर की तरह होता है। देखा है आपने कभी? मेवा होता है। मैं सुल्ताना नहीं हूँ, मैं हूँ सुल्तान। इतनी सुल्तान जितना कि एक मर्द को हुक्मरान सुल्तान होता है। जो कोई भी सल्तनत में कदम रखे, इसे ये पता होना चाहिए कि कभी भी मुझे सुल्ताना कहकर ना पुकारा जाए। इसलिए उनका नाम रज़िया सुल्ताना थी, सुल्तान कहकर लोग उन्हें पुकारते। अब समझ आई तुमने क्या गलती की थी शुरू में? सुल्ताना कह दिया था उन्होंने, और सुल्ताना तो एक मेवा होता है ना? तो जनाब एक और चीज है, अपने नीदर रियाज साहिबा ने भी रज़िया सुल्तान के ऊपर एक नज़्म लिखी, आपको वो भी सुनाते हैं। सर पे उसके ताज सुनहरा कमर से बंधी हुई तलवार, जिस तरह को जाने सलामी को सुनो कहानी। रमजान में सेशन देखा है तो बीगू ने कहानी सुनाया करती थी खास के रोजा में। तो आपको बीजान कहते हैं उनको, बीगू आपको कहानी सुनाई और फिर आज से सुनाने वाले कहानी क्या आवाज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि ये उसका वो हो गया है, कनेक्ट है ना। आई स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अज़रा और मुझे सब लोग कहते हैं बीजान, बहुत से लोग कहते हैं बीगुल, और मैं आप सबके लिए एक लेकर आई हूँ कहानी। कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो सुनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों को मज़े मज़े की बातें बताते हैं। ठीक, अच्छा, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, उसका नाम है जलेबियाँ, और बहुत मज़े की कहानी है। हमारे बेहतरीन शायर थे, बहुत बड़े
जिनका नाम था अहमद नदीम कासमी साहब। उन्होंने जहाँ शायरी की वहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा किया। और ये तो बहुत ही मज़े की कहानी है, जलेबियाँ जो उन्होंने लिखी है। तो अहमद नदीम साहब कहते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जमात पंजुम के तालिब इल्म थे। एक दिन फीस और फंड्स के मुबलिक 4 रुपए लेकर स्कूल पहुंचे तो पता चला कि आज तो मास्टर गुलाम मोहम्मद साहब छुट्टी पर हैं, लिहाजा फीस कल ली जाएगी। दिन भर तो ये 4 रुपए हमारी जेब में चुपचाप पड़े रहे, मगर जब हम छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकले तो ये रुपए बोलने लगे। 1 रुपया कहने लगा, अरे सोचते क्या हो, सामने की दुकान पर कढ़ाव में जो ताजा ताजा जलेबियां निकल रही हैं, अरे तो यूं ही तो नहीं निकल रही ना, जलेबी खाने की चीज है, अरे रुपया खर्च करने की चीज है, और उसे वही लोग खर्च करते हैं जिन्हें जलेबियां अच्छी लगती हैं। हमने कहा देखो भाई 4 रुपए, हम बड़े अच्छे लड़के हैं और तुम खामखा के लिए हमें गुमराह मत करो, हाँ वरना ठीक नहीं होगा। अरे बाजार की चीजों की तरफ हम देखना भी गुनाह समझते हैं, फिर तुम हमारी फीस और फंड के रुपए हो, समझा करो। आज हम खर्च कर बैठेंगे तो कल स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद और उसके बाद कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को क्या मुंह दिखाएंगे। बेहतर यह है कि तुम हमारे कान ना खाओ भाई और हमें सीधा घर जाने दो। लो, रुपयों को हमारी ये बात इतनी बुरी लगी कि सब एक साथ बोलने लगे, छन छना छन छना। इन दोनों रुपया बचता भी तो बहुत ज्यादा था, कॉइन होता था, कागज के रुपए तो नहीं थे, तो छना छन बजने लगे। घबरा कर हमने इधर उधर देखा और 4 रुपयों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया तो वो चुप हो गए। चंद कदम चलने के बाद हमने अपनी उंगलियों को जरा ढीला किया तो वो सबसे पुराना रुपया बोला, हम तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं भाई, सच सच बताओ, क्या ताजा ताजा और गरम गरम जलेबियां खाने को तुम्हारा जी नहीं चाह रहा? मुंह में पानी तो भर आया, मगर हम इस सैलाब में आसानी से बह जाने वाले नहीं थे। स्कूल में हमारे बड़े होनहार बच्चों में गिने जाते थे और चौथी जमात के इम्तिहान में तो हमने 4 रुपए महीने का वजीफा भी जीता था। Sehrish, is it okay? I think it's a bit loud over here. It's a bit loud over here. हाँ जनाब, तो हम आपको ये बता रहे थे कि चौथी जमात के इम्तिहान में तो हमने 4 रुपए महीने का वजीफा भी जीता था भाई। इसके अलावा हम एक अच्छे खासे खाते पीते घराने से स्कूल आते थे। इतने रोब दाब वाला बच्चा बाजार में खड़े होकर जलेबियां खाने लगे? नहीं नहीं नहीं, ये बात तो हरगिज ठीक और मुनासिब नहीं है। उस रोज तो रुपयों को खर्च करने का कुछ ऐसा शौक था कि बस कुछ ना पूछो। और आपको पता है कि यहाँ जहाँ मैं हूँ कराची में, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं और अभी अभी खालिद अनम उनको गाना सुनाने के लिए गए हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी थोड़ी आवाज आती रहे। तो अब क्या हुआ जनाब, हम घर जाकर पलंग पर बैठे तो वो रुपए बोलने लगे। हम खाना खाने लगे तो वो चीखने लगे। हमने बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलना शुरू कर दी तो वो रोने लगे। तंग आकर हम उठे और नंगे पांव बाजार की तरफ भाग निकले। हलवाई को इकट्ठी 1 रुपए की जलेबियां तोलने को कह दिया। और जिन जमानों की बात अहमद नदीम कासमी साहब कर रहे हैं ना, उन दिनों में 1 रुपया जो था उसमें बहुत सारी चीजें आया करती थी, तो बड़ा सस्ता जमाना था। 1 रुपए की इतनी जलेबियां मिलती थी जो अब 20 रुपए में भी ना मिले। हलवाई ने एक पुराना अखबार खोला, उस पर जलेबियों का एक ढेर लगा दिया।
ہم جلیبیوں کے ڈھیر کو اپنے سینے سے چمٹائے ایک قریب کی گلی میں گھس گئے. ٹھیک چوری تھا نا. اور ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر جو ہم نے جلیبیاں کھانی شروع کی ہیں تو اتنی کھائیں کہ اگر اس وقت کوئی ہمارے پیٹ کو ذرا سا بھی دبا دیتا تو جلیبیاں کانوں سے اور نتنوں سے نکلنی شروع ہو جاتی. گلی میں محلے بھر کے لڑکے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھنے لگے. ارے ہم جلیبیاں کھا کر سیر تو ہو ہی چکے تھے نا, اس لیے موج میں آ گئے اور ایک ایک جلیبی ان کو بھی تھما دی ہم نے. اب تک ہمارے ارد گرد بچوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا اور گداگروں نے بھی ہلہ بول دیا تھا. ہم نے باقی روپوں کی بھی جلیبیاں خریدی اور خرید کر بانٹ دی. اس کے بعد نل پر آ کر ہاتھ منہ دھوئے اور یوں مسمسی صورت بنائے گھر واپس آ گئے جیسے ہم نے جلیبی کی صورت تو عمر بھر دیکھی ہی نہیں. کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے. جلیبیاں تو ہم نے کھا لی لیکن انہیں ہضم کرنا بہت مشکل ہو گیا. ارے شام کے بعد مارے باندھے کھانا بھی کھانا پڑا. بتاتے کیسے کہ اتنی جلیبیاں کھا کر آئے. اگر ہم نہ کھاتے تو نہ کھانے کی وجہ بتانی پڑتی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ساری رات پیٹ کے درد کے مارے بستر پر جلیبی بنے رہے. بچوں کے معدے ہاضمے کی مشینیں ہوتی ہیں, سو صبح تک ہماری مشین بھی چالو رہی اور ہم روز کی طرح منہ دھو کر اسکول کی طرف چل دیے. ہمیں معلوم تھا کہ آج پچھلے مہینے کا وظیفہ مل جائے گا. ان کو 4 روپے وظیفہ ملتا تھا نا, تو ان کو پتا تھا کہ وہ مل جائے گا اور اس رقم سے فیس ادا کر دیں گے اور ہم جلیبیوں کو پوری طرح ہضم کر لیں گے. مگر وہاں جا کر پتا چلا کہ اس مہینے کا وظیفہ تو اگلے مہینے ملے گا. یہ سن کر تو ہمیں چکر آ گیا. ماسٹر غلام محمد نے بتایا کہ تفریح کے گھنٹے میں فیس لی جائے گی. تفریح کی گھنٹی بجی تو ہم بچہ بغل میں دبائے چپکے سے اسکول سے باہر نکلے اور وہاں پہنچ گئے جہاں سے ریلوے اسٹیشن شروع ہو جاتا ہے. ریل کی پٹری کے پاس ہی ایک بہت بڑا سایہ دار درخت تھا. ہم وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے اس دنیا میں ہم سے زیادہ بدنصیب بچہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. شروع جب روپاؤں نے ہماری جیب میں شور مچایا تھا نا تو ساری بات کتنی سیدھی سادی لگتی تھی. یہی کہ فیس کے روپاؤں کی مٹھائی کھا جاؤ اور کل اسکول سے وظیفہ لے کر اسکول میں فیس ادا کر ڈالو. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ وظیفہ اگلے مہینے ملے گا تو ہم تو جلیبیاں کھانے کا پروگرام بھی اگلے مہینے پر ڈال دیتے. اب ذرا سی جلیبیاں کھا لینے کے جرم میں ہم زندگی میں اسکول سے پہلی بار غیر حاضر ہوئے اور یہاں ریلوے اسٹیشن کے ایک سنسان گوشے میں ایک درخت کے نیچے سکڑے ہوئے بیٹھے تھے. درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا رونا آیا. پھر یہ سوچ کر ہمیں ہنسی آ گئی کہ یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں جلیبیوں کے رس کے قطرے ہیں جو ہم نے اتنی ڈھیر ساری کھائی تھی. جلیبیوں سے ہمیں فیس اور فیس سے ماسٹر غلام محمد کا ڈنڈا اور ڈنڈے کے خوف سے خدا یاد آ گیا. ہم نے آنکھیں بند کر لی اور بڑی رقت کے ساتھ دعا مانگنے لگے. اللہ میاں ہم بڑے نیک اور فرما بردار لڑکے ہیں, ہمیں پوری نماز یاد ہے, قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں بھی یاد ہیں. آپ چاہیں تو ہم سے پوری آیت الکرسی ابھی اور اسی وقت سن لیجئے. عرض یہ ہے کہ یہ جو ہم نے فیس کے روپوں کی جلیبیاں کھا لی ہیں نا تو چلیے مان لیتے ہیں نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اب آپ یوں کیجئے اللہ میاں کہ ہمارے بستے میں 4 روپے رکھ دیجئے. اے اللہ میاں جی بس آج ہماری مدد فرما دیجئے, آپ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارا چپڑاسی تک ہر مہینے 15-20 روپے لے جاتا ہے.
تو اللہ جی ہم تو آخر ایک بڑے افسر کے بھتیجے ہیں، کیا آپ ہمیں 4 روپے بھی نہیں دیں گے؟ دعا مانگنے کے بعد پوری نماز، قرآن مجید کے آخری 10 سورتیں، آیت الکرسی، کلمہ طیبہ، درود شریف، غرض وہ سب کچھ پڑھ ڈالا جو ہمیں یاد تھا. پھر ہم نے اپنے بستے کے اوپر چھو چھو کیا، ٹھیک، اور بسم اللہ کہہ کر جب ہم نے بستہ کھولا تو بھائی سچ کہا تھا کسی نے کہ قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے. ارے بستے میں 4 روپے چھوڑ، 4 پیسے بھی نہیں تھے. زور زور سے رونے کو جی چاہا، مگر پھر اچانک خیال آیا کہ اسکول میں چھٹی ہو گئی ہوگی. ہم تھکے ہارے وہاں سے اٹھے اور بازار میں آ کر اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ بچے نکلیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گھر پہنچے جیسے سیدھے اسکول سے آ رہے ہوں. دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہی دعائیں پھر مانگنا شروع کر دی. بار بار عرض کیا، اللہ میاں آج تو دے دیجئے، آج تو دوسرا دن ہے. پھر کہا اچھا تو آئیے ایک مزے کا کھیل کھیلے، ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ میاں آپ چپکے سے اس بڑے پتھر کے نیچے 4 روپے رکھ دیجئے. ہم سگنل کو چھو کر واپس آئیں اور یہ پتھر اٹھا کر دیکھیں تو نیچے 4 روپے پا کر تو لطف ہی آ جائے گا. ہم سگنل تک گئے اور مسکراتے ہوئے واپس آئے. بسم اللہ پڑھ کر پتھر کو زور لگا کر جو اٹھایا، لو تو نیچے سے ایک لمبا بالوں بھرا کیڑا وہ بل کھاتا ہوا اٹھا اور ہماری طرف بڑھا. ہم چیخ مار کر بھاگے اور ایک بار پھر سگنل کو چھو کر آئے. اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلے کہ کل وضو کر کے اور صاف کپڑے پہن کر یہاں آئیں گے اور صبح سے دوپہر تک نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے. آخر ہمیں 4 روپے ہمارا خدا نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ مگر اس دن ہم ظاہر میں اسکول سے اور اصل میں ریلوے اسٹیشن سے گھر واپس پہنچے تو پکڑے گئے. اسکول سے ہماری غیر حاضری کی رپورٹ پہنچ چکی تھی اور یہ تو بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. وہ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن 7ویں جماعت تک ہم یہی سوچتے رہے کہ اگر اس روز اللہ میاں ہمیں 4 روپے بھیج دیتے تو کسی کا کیا بگڑتا. اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پر دیا کرتے تو انسان آج بھی چیل کووں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے رہتے اور اب تک انہوں نے جلیبی بنانے کا فن بھی نہ سیکھا ہوتا. تو جناب بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی جلیبیاں، اور اس کو لکھا تھا احمد نظیم قاسمی صاحب نے. امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. ٹھیک، اور خالد انم صاحب کی بہت زوردار آواز آ رہی ہے، بولو اللہ. اوکے میرا بچوں، سی یو انشاءاللہ، خدا حافظ.